जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी आज आपको बताएंगे कुर्बानी में एक दिन रह गया है, जानवर आपने कैसे परचेज़ करना है। उससे पहले वो लोग जो हज पे गए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के फार्मर के लिए दुआ करें, पाकिस्तान में मौजूद जानवरों के लिए दुआ करें। अल्लाह की ज़ात आसानी वाला मामला फरमाए और अल्लाह की ज़ात आपका हज कबूल करे और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात हमें भी और जितने लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। अच्छा, अब आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुर्बानी के लिए जानवर लेने जा रहे हैं और आप ये डेफिनेटली सर्च भी कर रहे होंगे यूट्यूब पे कि एक हेल्दी जानवर को आपने कैसे लेना है, कैसे आप सिलेक्शन करेंगे कि ये जो जानवर आप लेके जाने वाले हैं क्या इसको लंपी का मसला तो नहीं, जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत शदीद मसला बना हुआ है लंपी स्किन का। ये ना हो कि जानवर ख़रीद के आप घर लेके जाएं और सुबह के टाइम वो जिस्म पे तपड़ बन जाए, दाने बन जाए, नोड्यूल्स बन जाएँ, गिल्टियाँ सी बन जाएँ। तो इस सिलसिले में एक आपको आगाही देंगे। उससे पहले कि मैं आपको वो बताऊँ कि आपने जानवर कैसे परचेज़ करना है, ये 2-3 हमने वोटिंग करवाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर। एक तो हमने ये पूछा था आवाम से कि आपने लंपी स्किन बीमारी अपनी आंखों से भैंसों में देखी है, तो जवाब 15% लोगों ने कहा जी हमने देखी है। 85% लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि अभी तक उन्होंने भैंसों में लंपी स्किन की बीमारी नहीं देखी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने जो है ये पूछा था क्या आपने भैंसों में लंपी स्किन की वैक्सीन करवाई है, तो सिर्फ 23% लोगों ने करवाई है, 77% लोगों ने इस पर नहीं करवाई। और एक हमने पूछा था कि लंपी स्किन की वैक्सीन करवाने से 1 से 2 हफ्ता बाद कुछ जानवरों में बीमारी आ गई, अपने तजर्बात बयान करें। 43% लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन करवाने के बाद उनके जानवरों में बीमारी आ गई। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आपने जानवर परचेज़ करना है, आप मंडी में जाएंगे, आपके सामने बहुत सारे जानवर होंगे। अब आपने किस जानवर का सौदा करना है, किस जानवर का आपने रेट लगाना है, उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है जानवर के पेरेंट जो है ना जी वो क्या कहते हैं, मैं उर्दू में कर देता हूँ, जानवर की ज़ाहरी लुक को आपने देखना है। अमूमी तौर पे एक सेहतमंद जानवर कैसा होता है, सेहतमंद जानवर जो होगा थोड़ा सा हशाश बशाश होगा, एक्टिव होगा, उसके कान खड़े होंगे। वो जो जानवर बीमार होगा ना जी उसके कान हमेशा नीचे को गिरे होते हैं, ज़मीन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप्ड ईयर्स। उसके कान हमेशा नीचे को गिरे होंगे। अमूमी तौर पे आप देखिएगा सेहतमंद जानवर जो है वो अपने कानों को हरकत देता रहता है। ठीक है जी, कभी नीचे कर लिए, कभी ऊपर कर लिए, कभी साइडों पे कर लिए, कभी स्ट्रेट कर लिए, तो उसके जो कान है बिल्कुल नीचे गिरे हुए नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो बीमार जानवर होगा वो थोड़ा सा इकट्ठा सा होकर खड़ा होगा। अमूमी तौर पर जानवर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, अगली और पिछली टांगों में फासला बराबर रखता है, लेकिन जो जानवर बीमार होगा या बीमार होने के नज़दीक होगा हल्का सा इकट्ठा सा होकर जुड़ के खड़ा होगा। आपको नज़र आएगा कि जैसे उसने अपने आप को थोड़ा सा टाइट किया हुआ है। तीसरे नंबर पे अमूमी तौर पे जानवर जब खड़े होते हैं तो जो उनका हेड है, जानवर का जो सर है वो अपने जिस्म के बराबर रखता है, मतलब जो उसका टॉप लेवल है उसी के बिल्कुल साथ में पैरेलल करके उसका हेड होगा। लेकिन वो जानवर जो आपका बीमार होता है जैसे ही आप उसको देखेंगे तो अमूमी तौर पे सर नीचे को गिराया होता है जानवर ने। अगर कोई ऐसा जानवर आप देखें कि जो इकट्ठा सा हुआ है, थोड़ा सा उसने कोब निकाला हुआ है, ऐसे मतलब ऐसे कोब निकाला हुआ है सेंटर से, या उसके कान गिरे हुए हैं और उसकी आंखें उतरी हुई हैं, और अमूमी तौर पे जानवर के मुंह पे आपको अक्सर औकात जिसको मसल कहते हैं या नाक के पास जहाँ पे नाक एंड होती है उस जगह पे हल्के से पानी के असरात होते हैं, वो जगह गीली होती है। ठीक है जी। तो वो जानवर जो बीमार हो जाते हैं उनकी वो जो जगह है वो भी अमूमी तौर पे खुश्क हो जाती है, वहाँ पे पानी के असरात ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक आपने पॉइंट देखना है इसका टेम्परेचर का। अब आप हैरान हो गए कि मार्केट में कौन टेम्परेचर लेने देता है या मार्केट में कैसे टेम्परेचर ले लेंगे। उसके लिए सिंपल हाल ये है कि जानवर के कानों को पकड़ के देख लें और जानवर के पिछली जो दुम है उसके नीचे हाथ दे के देख लें। जब आप ज़ाहिर बात है जब मंडी में जाएंगे तो एक ही जानवर पे तो सौदा नहीं करेंगे ना, आपको 10-12 जानवर देखेंगे, फिर आप रेट बनाते बनाते हो सकता है कोई घंटे में 2-3 घंटों में जानवर परचेज़ करेंगे। हर जानवर पे आपने ये काम लाजमी करना है, हर जानवर का कान पकड़ के देखना है और हर जानवर के जो दुम के बिल्कुल नीचे आपने हाथ लगा के देखना, मतलब दुम के नीचे जिस जगह पे जानवर के गोबर की जगह होती है वहाँ से आपने नीचे को हाथ लगा के देखना है। ये दुम है, ये नीचे को जा रही है, ये गोबर की जगह, यहाँ से ऐसे हाथ लगा के देखना है। ठीक है जी। अगर तो ये जगह गर्म है तो ये जानवर आपने नहीं लेना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि गर्म
कौन सी है और कौन सी ऐसी है जो गर्म नहीं है। आप जब 15-20 जानवर को आप देख लोगे, कान पकड़ लोगे, दुम को पकड़ लेंगे, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो फलाना जानवर था उसके कान भी गर्म थे और उसका जो है ना जी वो टेल के निचला वाला हिस्सा भी गर्म था। कुछ लोग जो समझदार लोग हैं वो जानवर के मुंह में भी हल्का सा हाथ दे के देख लेते हैं, उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर को बुखार है या नहीं। फिर अगली निशानी ये है कि एक जानवर के पास आप जाते हैं, मालिक खड़ा है, सौदा आप कर रहे हैं, आप जानवर के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमी जा रहे हैं, उसको टेंशन ही कोई नहीं, परवाह ही कोई नहीं। और एक जानवर ऐसा होता है मंडी में जैसे ही आप जानवर के पास आते हैं वो डरा सा होता है, एक्साइटेड होता है, जैसे आप उसके पास आते हैं वो अपनी जगह को तब्दील कर लेता है, वो आप उसके पीछे जाते हैं तो वो आप ही को नोटिस कर रहा होता है। ये जानवर वो है जो मुकम्मल तौर पे एक्टिव जानवर है, जो आपको नोटिस कर रहा है। जो बीमार जानवर होगा वो आपको नोटिस नहीं कर रहा होगा, वो एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जान ही नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। इसलिए अब आपने मंडी में जाना है, बीमार जानवर नहीं ख़रीद के लाना, वो जानवर जो इकट्ठा सा होकर खड़ा हुआ वो ख़रीद के नहीं लाना, जिस जानवर के कान गिरे हुए वो नहीं ख़रीदना, जिस जानवर के आगे मुंह पे पानी नहीं है वो नहीं ख़रीदना, जिस जानवर के कान गर्म है, टेल के निचला हिस्सा गर्म है वो नहीं ख़रीदना, और जिस जानवर का हेड नीचे है, जानवर खड़ा है, ये खड़ा है और सर यहाँ पे है, उसने सर नीचे गिराया हुआ है, ऐसा जानवर भी आपने नहीं ख़रीदना। और मुकम्मल तौर पे तसल्ली कर लें कि जानवर के जिस्म पे किसी जगह पे कोई गिल्टी को तफड़ आपको देखने में नज़र तो नहीं आ रहा। अमूमी तौर पे ये आपको ज़्यादातर जो गिल्टियाँ हैं ये गर्दन वाली जगह पे और पसलियों वाली जगह पे, पेट वाली जगह पे और पिछली टांगों में देखने को मिलती हैं, तो इसकी आप तसल्ली कर लें। इंशाअल्लाह जब आप इन सारे मामलात की आप तसल्ली कर लेंगे तो इसके बाद आप अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका अच्छा जानवर होगा। अब उसके बाद अगली गलती ये होती है, क्योंकि हमारे अक्सर औकात फार्मर ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईद के ही दिनों में जानवरों के साथ जो है ना वो खेलना होता है, ईद के दिनों में जानवरों के साथ उन्होंने प्यार मोहब्बत करना होता है। हमें याद, हम छोटे से थे तो ईद पे हमें जानवर देखने का मौका मिलता था, बड़े एक्साइटेड होते थे। तो हम उमूमी तौर पे क्या करते थे कि जानवरों की सेवा के अंदर हम उमूमी तौर पे जानवरों का नुकसान कर देते थे। तो आपने करना ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाहिर बात आपको सारा पता है कि जब भी आपने जानवर को लोड करना है, जो गाड़ी है वो अच्छी होनी चाहिए और नीचे आपने अच्छी तरह तूड़ी फेंक लेनी है या फिर पराली फेंक लेनी है या कोई भी नरम चीज़ फेंक लेनी है, ताकि जब सफ़र हो रहा हो तो जानवर स्लिप ना करे, फिसले ना। और जिस जगह पे आपने जानवर को उतारना है वहाँ पे भी कोई अच्छी सी ढलान होनी चाहिए ताकि जानवर नीचे उतरते हुए अपना नुकसान ना करे। और वहाँ पे जाके अब पीछे एक दिन का टाइम रह गया, आपने ईद के पहले दिन कुर्बानी करनी है, आपने ईद के दूसरे दिन कुर्बानी करनी है या तीसरे दिन करनी है, कोशिश करें ऐसे जानवर को चारा जो भी आपके इलाके में मौजूद है और उसके अंदर तूड़ी मिक्स कर दें, और ज़्यादा दाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको मार्केट से चोकर मिलेगा, तो चोकर जो है आप हल्का सा चोकर ले लें, 1 से 1.5 किलो चोकर ले लें और उसमें आधा किलो दाना, ये चने की दाल लेने चलें, यशी करा दें इसकी आप, ठीक है जी। इससे ज़्यादा आपने उसको कुछ नहीं देना। और ये भी आपने जो देना है तूड़ी को, चारे को, और ये जो आपने चोकर और जो चने का दाना है इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये आप उस जानवर के आगे रख दें, इंशाअल्लाह। ये मैं 24 घंटे की खुराक बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये ना हो कि आधा किलो दाना सुबह दे रहे हैं, आधा किलो 4 घंटे बाद देते देते आप उसका बेड़ागर कर लें। तो आपने इन जानवरों को, क्योंकि ये जिन घरों से आए हैं वहाँ पे ये पट्ठे ही खा के आ रहे होते हैं, जब इनको अचानक से आके वंडा मिल जाता है, दाना मिल जाता है, तो ये बहुत शौक से स्पीड में खाते हैं। अमूमी तौर पर कई सारे जानवरों को एसिडिटी, तेज़ाबियत और मैदे के प्रॉब्लम बन जाते हैं, तो इससे आपने गुरेज करना है, ठीक है जी। और अगली बात, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कुर्बानी का रेट क्या चल रहा है। हमारे यहाँ फैसलाबाद में पहले दिन की कुर्बानी, पहले टाइम की कुर्बानी 28 से 30 हज़ार रुपया कसाई डिमांड कर रहे हैं बड़ी कुर्बानी का, ईद के पहले दिन, बिल्कुल आप कह लें ईद की नमाज़ के फ़ौरी बाद, ये हमारा रेट चल रहा है। और दूसरा, गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, जुलाई का महीना है, आप सबको दरख्वास्त ये है कि जैसे ही आप कुर्बानी कर लें फ़ौरी तौर पे आपने खाल उतारनी है और फ़ौरी तौर पे आपने जानवर का गोश्त करना। अमूमी तौर पे कसाई बालों का जैसे करते हैं कि ज़िबा करके खाल उतार के जानवर के पीस करके रख जाते हैं और कहते हैं, बाल का जैसे कहते हैं कि 2 घंटे में हमारे बंदे आ रहे हैं वो गोश्त बना देंगे। कोशिश करें कि उनके बंदे उसी वक्त गोश्त बनाएँ, जिस जगह गोश्त बनाया जा रहा हो वहाँ पंखा लगा दें, और जैसे ही गोश्त बनने का अमल मुकम्मल हो जाए कोशिश करें कि उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर या जिस तरह भी है आप जल्दी से जल्दी इस गोश्त को उनके मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और यहाँ पे गोश्त के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ एक दफ़ा ये प्रॉब्लम हुआ था, हम तब छोटे थे और हमने बकरे 3-4 ज़िबा किए। ज़िबा करने के बाद फैसलाबाद में हम खुद ही कर लिया करते थे और हमने गोश्त बनाया, गोश्त बना के हम इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े और गोश्त जो था हमने गाड़ी की डिग्गी में रख लिया। अब गाड़ी के ड्राइवर भी तब नए नए थे, तो तकरीबन फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाते 6 घंटे लगा दिए।
अच्छा, जब इस्लामाबाद पहुंचे हैं जनाब, तो वहाँ पे जाके जब डिग्गी खोली है और जब गोश्त को निकाला है तो उसमें इतनी को बुरी स्मेल आ चुकी थी जनाब कि हमें बाद में गाड़ी को धुलवाना पड़ा, 5-6 स्प्रे मारनी पड़ी। लेकिन अफसोस ये हुआ कि वो जो गोश्त था वो किसी मुस्तहिक के पास नहीं पहुँच सका। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द जो है ये गोश्त जो है इनके मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा दें। और मैं एक और पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम डॉक्टर साहिबान को, तमाम फार्मर्स को जो इस वक्त लंपी स्किन डिजीज़ के साथ लड़ रहे हैं। इस वक्त 2 चीज़ें और हैं जो कि लंपी स्किन के पेशेंट को साथ में मसला आ रहा है। मैंने कई केस देखे हैं जो लंपी स्किन के केस भी हैं, साथ ही उनको बेफ का मसला बन गया जिसको विल कहते हैं, 3 डे सिकनेस, उसका मसला बन गया है। कुछ केस हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि लंपी स्किन के केस हैं, साथ ही साथ गलगोटू का मसला भी साथ में बन गया है। तो चूंकि जानवर को जब जैसे ही लंपी स्किन का इशू बन जाता है, उसकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, तो कई सारी बीमारियां उसके साथ आ जाती हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, कई सारे जो एनिमल्स हैं उनको जो है वो इस किस्म के मिले जुले सिम्टम्स आ रहे हैं। जब तक आप उनका टेस्ट नहीं करते तब तक डेफिनेटली आप क्लैरिटी पे नहीं जाते। लेकिन इस वक्त फैसलाबाद में, ओकाड़ा में, साहिवाल में, दीपालपुर में और बेशतर इलाकों में जो है ये वेल की बीमारी की जो आउटब्रेक है ये आ चुकी है। इसलिए जब भी आप कोई केस देखें या अगर आपका कोई जानवर बीमार है तो याद रखिएगा जब ट्रीटमेंट करें तो इसमें ज़हन में अपनी बात रखनी है कि लंपी स्किन के साथ साथ बैफ और एचएस, इसको भी ज़रा ज़हन में रखिएगा ताकि हमारे जानवर जो हैं वो नुकसान से बच सकें। अल्लाह की ज़ात हमारे जानवरों पे आसानी वाला मौला फरमाए। एक मुश्किल वक्त है जी, अल्लाह करे सबका आसानी से खैर व आफियत से निकल जाए और अल्लाह की ज़ात हम सब की कुर्बानी कबूल करे और हमें अगले साल मज़ीद कुर्बानी करने की तौफीक दे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।